नमस्कार, गोयल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह नाड़ी एस्ट्रोलॉजी चल रही हैं, तो यहाँ पर हम पहले 15 पार्ट पहले बना चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं। वहाँ हमने यह बताया है कि राशियाँ क्या होती हैं, ग्रह क्या होते हैं और वह किस चीज़ के कारक होते हैं और किस तरह से वह कुंडली में देखे जाते हैं। तो यदि आपने वह नहीं देखी हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ जाकर वह सभी पार्ट देख सकते हैं। यहाँ प्रोग्रेशन की बात चल रही है। प्रोग्रेशन इसी का एक हिस्सा है। जिस तरह से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दशाएं होती हैं, उसी तरह नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में प्रोग्रेशन होता है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी यह दक्षिण भारतीय पद्धति है, जिससे कि ज्योतिष में होने वाली घटनाओं की का वर्णन या विवरण देखा जा सकता है। तो हम कहीं ना कहीं इस बात का पता लगा सकते हैं कि कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं या कौन सी घटनाएं घट चुकी होंगी। अभी तक हमने आपको जो बताया है वह जुपिटर के प्रोग्रेशन के बारे में बताया था। इसी कुंडली को लेकर हमने पहले भी आपसे चर्चा कर रख चुके हैं, जिसमें हमने आपको जातक के पहले साल से लेके 12वें साल तक के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को किस तरह से देखा जा सकता है, यह समझाने का प्रयास किया था। अब जो हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जातक के 13 वर्ष से लेकर जातक के 24 वर्ष की आयु तक किस तरह से घटनाएं घटित होंगी, और आशा करते हैं कि यह वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अब जैसा कि यदि आप नहीं जानते हैं, तो हम प्रोग्रेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि प्रोग्रेशन वास्तविकता में गुरु या बृहस्पति या जुपिटर कुंडली में, आपकी कुंडली में जन्म के समय जहाँ पर भी विराजमान होता है, वहाँ से चलना शुरू करता है। तो यह एक काल्पनिक बिंदु होता है, जिसे हम प्रत्येक वर्ष एक एक राशि आगे बढ़ाते जाते हैं। इस तरह से ये कुल 12 वर्षों में एक चक्कर या एक राउंड पूरा कर लेता है। इसी को प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो प्रथम वर्ष में गुरु जिन ग्रहों को छूता है, उन ग्रहों के अनुसार वह फल देता है। अब यदि आपने हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस देखी हैं, तो आप पहले से ही जानते होंगे कि गुरु को शुभ ग्रह क्यों कहा जाता है। वास्तविकता में गुरु चाहते हैं कि आपकी कुंडली में जो प्रॉमिसेस या योग जैसे बने हुए हैं, बिल्कुल वह वैसे ही बने रहें, और जो भी ग्रह जिस भी स्थिति में है, उसका वैसा का वैसा फल आपको मिलना चाहिए। इसी कारण से वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी जब गुरु का गोचर किसी भी ग्रह से होता है या गुरु किसी भी ग्रह को देखते हैं, तो उसे फलित करते हैं। यहाँ पर भी वही जो कॉन्सेप्ट है वह सेम ही है, क्योंकि आप ज्योतिष की कोई भी विधा उठाकर देख लीजिए, सभी में लगभग एक समान ही है। बस यह होता है कि किसी को नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आसानी से समझ में आता है, तो किसी को वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, किसी को पामिस्ट या हस्तरेखा बेहतर समझ में आती है, तो किसी को फेस रीडिंग, या फिर किसी को केपी एस्ट्रोलॉजी। तो इस तरह से यह अलग अलग एस्ट्रोलॉजी की सिर्फ विधाएं या मेथड हैं। इसमें बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। सभी विधाएं सही हैं और सभी से एक तरीके ही परिणाम ज्ञात किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो ग्रहों को गुरु टच करते हैं या छूते हैं, वह आपके जन्म के समय जिस स्थिति में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। इस प्रोग्रेशन के दौरान हम उन ग्रहों को किसी भी जगह से नहीं हिलाते हैं। हम इसका पहला एक पार्ट कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यह प्रोग्रेशन का दूसरा पार्ट है। तो हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि जो ग्रह शुरुआत के 12 सालों में जो भी उन्होंने रिजल्ट जातक को दिया था, परिणाम जो भी जातक को दिया है, अगले 12 सालों में वह रिजल्ट या परिणाम बिल्कुल भिन्न या अलग हो जाएंगे। इसके पीछे रीज़न या कारण यह रहेगा, क्योंकि प्रथम 12 वर्षों में जो बालक होता है या बालिका जो भी होता है, जातक या जातिका, उसमें यह होता है कि वह केवल उसके शरीर के बारे में होता है, यानी कि वास्तविकता में वह दूसरों पर निर्भर होता है, और कहीं ना कहीं वह प्रयास करता है कि उसके माता पिता उसका पूरी तरह से केयर करें या ध्यान रखें। वह खुद इतना बड़ा नहीं होता है कि अपने हाथों से प्रत्येक चीज़ को वह ऑर्गेनाइज कर सके या संचालित कर सके। इसी कारण से प्रथम 12 वर्षों में केवल जातक के शरीर के बारे में जाना जाता है। यदि आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, तो आपको यह पता होगा कि प्रथम भाव से हम जातक
को देखते हैं, जबकि द्वितीय भाव से हम उसका परिवार देखते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। यहाँ पर भी अभी जो 12 वर्ष हमने देखे थे, वह केवल और केवल हमने जातक के शरीर के बारे में, जातक के बारे में जानने का प्रयास करा था, और जो घटनाएं हुई थी वह कहीं ना कहीं जातक के शरीर से या उसके स्वभाव से जुड़ी हुई थी। अब जो 12 वर्ष रहेंगे, यह जो रहेंगे उसके परिवार के रहेंगे, क्योंकि ये द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव परिवार का होता है, धन का होता है, संपत्ति का होता है, तो यहाँ से, और शिक्षा का होता है। तो यहाँ से हम यह जानेंगे कि अगले 12 वर्षों तक उसका जीवन किस तरह से व्यतीत होगा। इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कमेंट में हमने कुछ कमेंट पढ़े थे, जहाँ पर हमें किसी ने पूछा था कि यदि ऐसा होगा तो फिर एक व्यक्ति का जन्म जब हुआ हो जब गुरु 6 डिग्री का हो, और दूसरे व्यक्ति का जन्म जब 28 डिग्री का हो तब हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में क्या दोनों के लिए रिजल्ट सेम ही होंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुरु भले ही बदल नहीं रहे हैं, एक ही राशि में हैं, किंतु अन्य ग्रह बदल रहे हैं। उन ग्रहों की पोजीशन या स्थान परिवर्तन होने के कारण कहीं ना कहीं हम जो है पूरा का पूरा फलित बदल जाएगा। अब यहाँ पर भी हम देखें कि इस कुंडली को हम पहले देख चुके थे, जिसमें हमने आपको शुरुआती 12 वर्षों के बारे में बता चुके हैं। फिर किसी ने हमसे यहाँ पर डिग्री के विषय में भी पूछा था कि जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में डिग्री का भी महत्व होता है, आपने उसके बारे में कहीं कुछ नहीं बताया। बिल्कुल, हम आपसे पूर्णतः सहमत हैं, किंतु इसके अतिरिक्त भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जहां डिग्रियों का महत्व होता है, वहीं नक्षत्रों का भी विशेष महत्व होता है कि आपके जन्म के समय कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में था। तो कहीं ना कहीं वह फलित करते समय उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है, किंतु यदि हम सारी बातें आपको एक वीडियो में समझाने लगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी परेशानियाँ हैं जो कि आपको परेशानियों में डाल देंगी। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाएं तो हमारी मानसिकता में हम आपको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। तो यहाँ से हम जुपिटर का या गुरु ग्रह का दूसरा राउंड प्रारंभ करते हैं। तो दूसरा जो राउंड प्रारंभ होगा गुरु का, वह शुरू होगा सिंह राशि से। सिंह राशि से शुरू होगा, तो हम जिस काल्पनिक बिंदु का पहला प्रोग्रेशन जो लेकर चल रहे थे, वो कर्क राशि से लेकर चल रहे थे, उसको अब हम जो लेकर स्टार्ट करेंगे या शुरुआत करेंगे, वह करेंगे हम सिंह राशि से। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सिंह राशि जो है उसका स्वामी कहाँ गया है। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य हुआ। सूर्य आप देख रहे हैं कि गुरु के साथ कर्क राशि में विराजमान है। वहीं आप देख रहे हैं कि सिंह राशि पर कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं। तो हम यहाँ पर देखें तो सिंह राशि पर एकमात्र राहु की दृष्टि पड़ रही है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सूर्य जहाँ विराजमान है वह गुरु के साथ विराजमान है चंद्रमा की राशि में, और चंद्रमा यहाँ पर परिवर्तन योग में है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गुरु जो है वो चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा जो है वो गुरु की राशि में है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का परिवर्तन जो होगा वह कहीं ना कहीं पूरी तरह से इफेक्ट डालेगा जातक के परिवार पर, जातक के परिवार में होने वाली घटनाओं पर। तो हमने प्रोग्रेशन की शुरुआत में आपको कुछ बताया था, जिसमें यह था कि हम जिस भी भाव के से प्रोग्रेशन शुरुआत कर रहे हैं, हमें यह देखना होता है कि उसका स्वामी कहाँ विराजमान है और दूसरा उस पर किन ग्रहों की दृष्टियां हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिंह राशि, उसका स्वामी जो है गुरु के साथ विराजमान है। गुरु जो है वह चंद्रमा के साथ एक्सचेंज में या परिवर्तन योग में है। तो हम यह भी मान सकते हैं, चूंकि वह परिवर्तन योग में है तो हम गुरु को भी वहाँ पर मानेंगे। तो इस तरह से हम क्या मानेंगे कि द्वितीय भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। तो हमने जैसा कि शुरुआत में बताया कि एक तो राहु की दृष्टि है और दूसरा गुरु की दृष्टि भी वहीं मानी जाएगी। फिर यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इनके त्रिकोण में कौन से ग्रह विराजमान हैं। तो अब जैसा कि देख रहे हैं हम यहाँ पर सूर्य जो है वह गुरु के साथ विराजमान है, और यहाँ पर दूसरी राशि जो शुरू हो रही है वह सिंह राशि शुरू हो रही है। यहीं से हमारा प्रोग्रेशन प्रारंभ हुआ था। तो अब यहाँ से प्रोग्रेशन प्रारंभ करने के साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पर सूर्य की राशि है। तो कहीं ना कहीं जातक को यह होगा कि 12 वर्ष की उम्र के बाद उसे नेम और फेम मिलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि गुरु
जो है वह सूर्य के साथ ही विराजमान है। तो यहाँ पर 12 वर्ष की उम्र के बाद जातक को नेम और फेम दोनों ही मिलेगा। फिर देखिए कि सिंह राशि में कौन से प्लैनेट या ग्रह बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा का कारक बुध भी विराजमान है, धन का कारक शुक्र भी विराजमान है, वहीं मंगल भी विराजमान है। तो मंगल जो है उसके त्रिकोण में यदि आप देखें तो त्रिकोण में कौन सा स्वामी बैठा हुआ है, तो मंगल के त्रिकोण में हम यहाँ पर देखते हैं कि मंगल के त्रिकोण में मून विराजमान है। और मून जो होता है यहाँ पर घर का साइन होता है या फिर अब आपके घर का चिन्ह होता है, कारक होता है। तो यहाँ मून विराजमान है पर राहु के साथ विराजमान है। तो क्या होगा, राहु को क्या कहा गया है, राहु को यहाँ पर विदेश या फॉरेन लैंड कहा गया है। तो होगा क्या कि जब शिक्षा के लिए जब जातक प्रयास करेगा तो उसे 12 वर्ष की उम्र के बाद विदेश या घर से दूर जाना पड़ेगा। घर से दूर क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम जो प्रोग्रेशन कर रहे हैं वो दूसरे भाव से प्रोग्रेशन कर रहे हैं, दूसरा भाव परिवार का होता है। तो अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर परिवार के को जो है परिवार को एक्सपेक्ट रखकर, हम ये परिवार को सामने रखकर और फिर हम उसके बारे में सोचेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उसे शिक्षा, क्योंकि बुध यहाँ पर शिक्षा का कारक है, वह भी विराजमान है, शुक्र भी विराजमान है और मंगल भी विराजमान है। पर इनके त्रिकोण में जो है वो चंद्रमा है और चंद्रमा जो है वो राहु के साथ है, तो कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है। तो इससे क्या होगा, वह शिक्षा के लिए घर से दूर जाएगा और घर से दूर जब वो जाएगा तो घर पीड़ित हो रहा है। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो अब अगले 12 सालों में ये जो घटना होगी कि उसको अपने एजुकेशन के लिए या शिक्षा के लिए कब दूर जाना पड़ेगा अपने घर से। तो उसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स आपको शुरुआत में दिखाए थे, जो ये थे कि आप ये देखिए कि उस भाव, जिस भी भाव या भाव से घर से आप जुपिटर का प्रोग्रेशन शुरू कर रहे हैं, उस भाव को कौन देख रहा है, उसका स्वामी कहाँ स्थित है, उस भाव में कौन से ग्रह स्थित हैं और उस भाव के स्वामी को कौन से ग्रह देख रहे हैं, उनके त्रिकोण में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, यह आपको अवश्य देखना होगा। इसके अलावा एक और बात रहेगी जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि ट्रांसिटिंग वीडियो, गोचर में जो भी गुरु कहाँ जा रहे हैं, मान लेते हैं कि यह घटना कब घटित होगी। तो इसके लिए हम जो गोचर के गुरु या ट्रांजिटिंग गुरु जुपिटर जो हैं उनको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यदि सेम वही साल चल रहा है जिस साल में यह घटना घटनी चाहिए, सारे गुरु जो सारे ग्रह उसी स्थिति में हैं और प्रोग्रेशन भी वहीं का बता रहा है और ठीक उसी समय पर गोचर का गुरु भी उसे देख लेता है या उसके साथ हो लेता है, तो वह घटना उसी वर्ष घटित हो जाएगी, यही रहेगा। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, हमसे किसी ने पहले भी पूछा था कि क्या होगा कि ऐसी स्थिति में यदि एक ही घर में एक से अधिक ग्रह एक साथ विराजमान हो। तो ऐसी स्थिति में जब एक से अधिक ग्रह एक ही घर में विराजमान हो तो उन 12 सालों में गुरु के उन प्रोग्रेशन के दौरान, गुरु के प्रोग्रेशन के दौरान जो 12 वर्षों का उसका जो राउंड होता है, उसमें उन 12 सालों में जातक को वह सभी सुख सुविधाएं या दुख दरिद्र मिल जाएंगे जिस तरह के ग्रह उस भाव में विराजमान है। यदि उस भाव में सारे अच्छे ग्रह विराजमान हैं तो ये 12 साल जो जाएंगे जातक के, यह जीवन के सबसे अच्छे जाएंगे। और यदि यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानी भरे पाप पीड़ित हुए ग्रह विराजमान हैं तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति में जातक के पूरे 12 साल खराब जाएंगे। तो इस तरह से आप प्रोग्रेशन आगे देखेंगे। तो पहले के जो 12 वर्षों में जो प्रभाव पड़ रहा था वह केवल और केवल जातक के ऊपर प्रभाव पड़ रहा था, किंतु अब अगले जो 12 वर्ष रहेंगे उसमें जातक के साथ साथ उसके परिवार के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उसके परिवार में उसकी माता हैं, उसके पिता हैं, उसके भाई और बहन भी होंगे। तो इस स्थिति में ये जो प्रोग्रेशन होगा इसमें हमको इन सभी को साथ में लेकर चलना होगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि जातक ये 12 सालों में जातक को शिक्षा के लिए घर से दूर जाना पड़ेगा, और बिल्कुल जब वह घर से दूर जाएगा तो इस स्थिति में बहुत सी चीज़ें इफेक्ट या प्रभावित होंगी।
जैसे कि उसके पिता को धन की व्यवस्था करनी होगी, तो कहीं न कहीं पिता के ऊपर मानसिक दबाव भी पड़ रहा है। वहीं जब वह अपने परिवार में अपनी माता और भाई-बहनों से दूर होगा, तो कहीं न कहीं उन्हें भी इमोशनली हर्ट अवश्य होगा। तो भावनात्मक रूप से उतार-चढ़ाव का समय यह उनके लिए भी होगा। तो प्रोग्रेशन में जहाँ हमने छोड़ा था, वहीं से शुरुआत करते हैं। तो लास्ट टाइम जो हुआ था, हमने प्रोग्रेशन शुरुआत करी थी हमने कर्क राशि से और उसे मिथुन राशि पर छोड़ दिया था। तो इस बार जो होगा वह मिथुन राशि के बाद वापस कर्क राशि से ही प्रारंभ करेंगे। हालांकि पूरे के पूरे प्रभाव जो रहेंगे, जो इफ़ेक्ट होंगे, वह द्वितीय भाव या सिंह राशि से ही देखे जाएंगे। बस शुरुआत हम जो करेंगे वह वापस वहीं से शुरुआत करेंगे जहां हमने छोड़ा था। अब आप देखिए कि यहाँ पर दो ग्रह कर्क राशि में दो ग्रह बैठे हुए हैं। एक बैठा हुआ है सूर्य और दूसरा बैठा हुआ है गुरु। यहाँ पर आप देखेंगे कि त्रिकोण में कोई भी ग्रह नहीं है और ना ही कोई ग्रह इन दोनों को देख रहे हैं, केवल शनि को छोड़कर। शनि की दृष्टि अभी भी इन दोनों पर ही है। इस स्थिति में जब 13वां वर्ष प्रारंभ होता है और गोचर का गुरु भी इस जो अपना जन्म का गुरु है उसे छूता है, तो कहीं ना कहीं यह भाव पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। और 13वें वर्ष में आप जैसा कि जानते हैं गुरु ज्ञान का कारक हैं, वहीं सूर्य जो है वह भी जो स्पिरिचुअल नॉलेज का कारक है। तो स्पिरिचुअल नॉलेज या फिर धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, क्योंकि सप्तम भाव में है यहाँ पर शनि, देखिए ठीक सामने है सप्तम भाव में शनि कर्म के कारक हैं। तो यहाँ पर यह हुआ कि ठीक जब जातक 13 साल का हुआ तो उसे वैदिक शिक्षा लेने के लिए अपने परिवार से दूर जाना पड़ा। किंतु ऐसी स्थिति में यह हुआ कि वह अभी बहुत छोटा था, तो माता पिता ने प्रयास यह किया कि बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को अपने से दूर ना किया जाए और उन्होंने उन्हें वैदिक शिक्षा घर से ही देना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि गुरु जो है वह चंद्रमा के साथ परिवर्तन योग में है, तो यहाँ पर चंद्रमा को भी माना जाएगा। जिस तरह से गुरु को धनु राशि में माना गया था उसी तरह से यहाँ पर चंद्रमा को भी माना जाएगा, क्योंकि दोनों परिवर्तन योग में हैं। तो यहाँ पर हुआ यही कि उन्होंने इसके लिए इन्हें घर से ही वैदिक शिक्षा का अध्ययन कराना शुरू कर दिया। फिर आप देखेंगे कि इन्हें सिखाने का जिम्मा किसने लिया, तो इन्हें सिखाने का जिम्मा लिया इनके दादाजी ने। आप यदि हमारी शुरुआती वीडियोस आपने देखी हैं तो राहु को दादा का ही कारक बताया गया है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, और राहु यहाँ सैगिटेरियस या फिर धनु राशि में विराजमान है। तो जो दादाजी थे वह पहले से ही इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, उन्हें संस्कृत के सभी श्लोक कंठस्थ थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रयास किया कि वह जातक को स्वयं ही सारी चीज़ें सिखाने का जिम्मा उठा लेंगे। तो अब हम इनके 14th या 14वें साल में चलेंगे। तो वहाँ हम देखते हैं कि पहले से ही 3 जो ग्रह हैं वो विराजमान हैं। उसमें कला का कारक शुक्र है, संगीत का कारक मंगल है और शिक्षा का कारक बुध है। अब चूंकि 14वें साल में हुआ यह कि इन सभी के होने के कारण जातक ने संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दी, क्योंकि उसमें तीनों ही चीज़ें आ रही थी। उसमें कला भी आ रही थी, संगीत भी आ रहा था और शिक्षा भी आ रही थी। यह एकेडमिक शिक्षा यहाँ से नहीं देखी जाती हैं, किंतु शुरुआती शिक्षाएं जो होती हैं वो यहीं से द्वितीय भाव से ही देखी जाती हैं। यह हम आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा चुके हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमने आपको बताया था कि द्वितीय भाव से आपकी शुरुआती शिक्षाएं देखी जाती हैं, और शुरुआती शिक्षाओं में हुआ यह कि पहले से ही वहाँ मंगल शुक्र विराजमान है। तो कहीं ना कहीं कला से संबंधित, संगीत से संबंधित, वाद्य यंत्रों से संबंधित शिक्षाएं इन्होंने लेना शुरू कर दी थी, क्योंकि यहाँ मंगल जो होते हैं वह वाद्य यंत्रों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 15वें साल में आप देख रहे हैं कि 15वें साल में जो जातक होगा वह कन्या राशि में, प्रोग्रेशन का बिंदु कन्या राशि का होगा। यहाँ पर सैटर्न जो है वो त्रिकोण में है, तो यहाँ पर उसकी फैमिली में कुछ टेंशन्स हुई और जातक को अपनी एजुकेशन में ब्रेक लेना पड़ा। फिर 16वें साल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केतु देख रहा है। तो केतु क्या होता है, मुक्ति का कारक बताया गया है। तो 16वें साल में हुआ यह कि जातक के जो 15वें साल में जो परेशानियां प्रारंभ हुई थी, जिसके कारण जातक को अपनी शिक्षा छोड़नी पड़ी थी, वही
कहीं न कहीं यह समाप्त हो गई थी और जातक ने फिर वापस शिक्षाएँ ग्रहण करना शुरू कर दिया था। अब जातक की आयु 17 वर्ष हो चुकी है। 17 वर्ष में जुपिटर का प्रोग्रेशन जो होगा वह वृश्चिक राशि में होगा। वृश्चिक राशि में होगा तो इसका स्वामी कहाँ विराजमान है? तो इसका स्वामी यदि आप देखें तो इसका स्वामी वीनस के साथ विराजमान है। और इस पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हैं? तो इस पर जो दृष्टियाँ पड़ रही हैं वह सूर्य की पड़ रही हैं। सूर्य जो है राजा है, प्रोग्रेशन है, सेलिब्रिटीज़ हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, धार्मिक संस्कार हैं और साथ में गुरु है। तो गुरु क्या है? गुरु लोग हैं या पब्लिक हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये 17 वर्ष के हुए तो इनकी जो बहन है उनका विवाह हुआ। तो परिवार में एक विवाह इनके 17 वर्ष के होने पर हुआ। अब जातक की आयु 18 वर्ष हो चुकी है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चंद्रमा जो है वह राहु के साथ है। साथ ही जो गोचर का या ट्रांजिटिंग जुपिटर जो है वह भी वहीं विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इसको अब घर छोड़ना ही पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। साथ ही इसे शिक्षा में भी बदलाव होगा इस दौरान। क्यों शिक्षा में बदलाव क्यों होगा? तो शिक्षा में बदलाव इसलिए होगा क्योंकि सर्वप्रथम तो वहाँ राहु विराजमान है। जहाँ राहु विराजमान होता है भृगुनंदी नाड़ी में यही माना जाता है कि वहाँ कहीं ना कहीं परिवर्तन होना है। तो हमारे यहाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी आप देख सकते हैं कि शनि और राहु जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर परिवर्तन अवश्य होता है। गोचर में भी अगर ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाए तो उस भाव में परिवर्तन अवश्य होता है। अब यहाँ पर भी जो है अगर आप देखें तो धनु राशि से पंचम में मतलब ट्रायनल में त्रिकोण में कौन सी राशि बनी हुई है? तो वहाँ सिंह राशि बनी हुई है। जिसमें कौन ग्रह बैठे हुए हैं? तो वहाँ शुक्र विराजमान है, बुध विराजमान है और मंगल विराजमान है। पर चूंकि मंगल सूर्य के मित्र हैं इस कारण से, और फिर वह अग्नि तत्व राशि है तो इस कारण से मंगल यहाँ पर बली हो जाएंगे। इसी कारण से इन्हें इंजीनियरिंग करनी पड़ी। और अगर आप इसकी दूसरी राशि देखें तो आप त्रिकोण में दूसरी राशि कौन सी बन रही है? तो मेष राशि बन रही है। वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भी मंगल की ही राशि है। तो मंगल जो होता है वह मशीनों का कारक होता है। तो यहाँ पर इन्हें अब इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। अब 19वां साल, आप 19वें वर्ष में देखिए कि 19वें वर्ष में यह सैटर्न या शनि की राशि में पहुंच जाएंगे। शनि कर्म का कारक है। फिर इसके त्रिकोण में यदि हम देखें तो कौन सी राशियां बनी हुई हैं? तो त्रिकोण में इसके कन्या राशि बन रही है। वहीं दूसरी ओर जो त्रिकोण में बनेगी वह वृषभ राशि बनेगी। तो वृषभ राशि बनेगी और इधर कन्या की राशि बनेगी। अब यहाँ पर हुआ यह कि जातक ने इंजीनियरिंग के बीच में ही अपनी खुद की एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कला से संबंधित, शुक्र कला है, कला से संबंधित एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कंपनी प्रारंभ कर दी। 19वें वर्ष में इन्होंने, जो आप देख रहे हैं कि 19वें वर्ष में इन्होंने कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि यह सैटर्न की दूसरी राशि है, कुंभ राशि है। फिर सामने कौन बैठे हुए हैं? तो सामने वीनस बैठे हुए हैं त्रिकोण में, अर्थात त्रिकोण में जो है वो वीनस या शुक्र विराजमान है, उसके साथ में बुध और मंगल भी विराजमान है। तो इन्होंने कड़ी मेहनत से काम करना शुरू करा और इन्होंने बहुत जल्दी ही वहाँ से धन कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि कुंभ राशि कमाने के लिए ही जानी जाती है। यह मल्टीप्लाई करती है, जो भी प्लैनेट इस राशि में जाता है वह मल्टीप्लाई हो जाता है। पर यहाँ आप देख रहे हैं कि इनके त्रिकोण में केतु है और फिर मंगल स्वराशि के हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस दौरान परेशानियाँ, मानसिक परेशानियाँ बेहद मिलनी। वहीं दूसरी ओर केतु जहाँ होता है वहाँ मुक्ति होती है। तो हुआ यह कि उनका कहीं सारा लॉस भी हुआ, बहुत सा नुकसान इन्हें इस दौरान उठाना पड़ा। 21वें साल में यह मीन राशि में पहुँचे। आप जैसा कि देख सकते हैं मीन राशि जो है वह फॉरेन लैंड या विदेश बताई गई है। तो यहाँ पर यह हुआ कि 21वें साल में इन्हें विदेश जाना ही पड़ा। फिर हुआ यह कि इसका स्वामी जो है वह सूर्य के साथ उच्च का होकर बैठा है। तो जो इन्होंने काम किया था 19-20 साल की उम्र में, जो इन्होंने काम किए थे वह इन्होंने वहाँ की यूनिवर्सिटी में, तो 21वें साल में इन्हें चूँकि गुरु जो है वह उच्च का होकर बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है? सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पर 21वें साल में इन्हें नेम और फेम दोनों ही मिला। इन्हें उसमें द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। 22वां वर्ष यदि हम देखें तो 22वें वर्ष में इनके त्रिकोण में जो राशियाँ आ रही हैं
उनमें 22वें वर्ष में आप त्रिकोण में देखेंगे कि 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, 3 ग्रह बैठे हुए हैं। फिर 22वें वर्ष में मेष राशि होगी, उसका स्वामी जो है इनके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जहाँ से हमने जो जुपिटर का द्वितीय भाव है, तो वहाँ से बैठा हुआ है। तो आप देख रहे हैं, और फिर यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, इनके त्रिकोण में दूसरी राशि जो बन रही है वह धनु राशि बनी हुई है, और उसमें मून और राहु एक साथ विराजमान है। तो फिर कोई ना कोई परिवर्तन इनके निवास स्थान को लेकर होना है, और यही हुआ। इनके 22वें वर्ष में यह यूएसए से वापस अपने परिवार में पहुंच गए। तो जिस राशि में उनका प्रोग्रेशन होगा, वह राशि का राशि स्वामी जुपिटर से दूसरे भाव में या द्वितीय भाव में, जिसे परिवार का भी कहा जाता है, वहां पहुंचेगा। तो यह परिवार में पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप देखिए कि मून या चंद्रमा और गुरु दोनों में परिवर्तन योग है। तो इस तरह से धनु राशि जो है वो भी कहीं ना कहीं गुरु को यही माना जाएगा, और ट्रांसिटिंग जुपिटर भी उस समय, या गोचर का गुरु भी उस समय यही था। तो इस कारण से यह अपने नेटिव प्लेस या अपने निवास स्थान पर वापस पहुंच गया। 23वां साल, इसमें आप देखेंगे कि इसके त्रिकोण में जो राशियां आ रही हैं उसमें शनि आ रहे हैं। तो आप यहाँ देखते हैं कि 23वें साल में जब इन्होंने यहाँ आकर अपना प्रोफेशन स्टार्ट करा, तो इनका एक कलीग या फिर सहकर्मी इन्हें छोड़कर बॉम्बे चला गया, और यही कारण है कि इन्हें प्रोफेशन में काफ़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी। पर एक तरफ त्रिकोण में जहाँ शनि है, वहीं दूसरी तरफ अगर त्रिकोण में देखें आप, तो मंगल, शुक्र और बुध है। तो कहीं ना कहीं इस दौरान इन्हें फाइनेंशियली परेशानी नहीं आई, और इन्होंने नई गाड़ी और बंगला भी खरीदा। 24वें वर्ष में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केतु पहले से ही विराजमान है। केतु मुक्ति लाते हैं या फिर किसी चीज़ को छुड़वा देते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ कि इनके प्रोफेशन में बहुत बड़ा चेंज आया। अब ये जो चेंज आया, ये आपको आगे के सालों में देखने को मिलेगा, जहाँ पर गुरु का तीसरा राउंड प्रारंभ होगा। इस वीडियो में हम प्रयास करा है हमने कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा पाएँ, और हमने हर एक चीज़ में बारीकी से प्रयास करा था। किंतु उसके बाद भी यदि हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई हो, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, और प्रयास करेंगे कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आए प्रोग्रेशन के ऊपर, जिसमें हम गुरु का तीसरा राउंड आपको समझाएं, उसमें आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकें। इसके बाद हम आप कुछ कुंडलियाँ भी लेंगे। उन कुंडलियों को किस तरह से डिकोड किया जाता है, किस तरह से यह समझा जाता है कि कौन से प्रोमिसेस इसमें बने हुए हैं, भृगुनंदी नाड़ी के थ्रू हम वह भी आपको करना बताएंगे। और जब आप यह भी बताइएगा कि क्या आप अगला जो है प्रोग्रेशन का ही वीडियो देखना चाहते हैं, या पहले आप उन प्रॉमिसेस को समझना चाहते हैं कि किस तरह से भृगुनंदी नाड़ी में प्रॉमिसेस समझे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट टाइम प्रयास करेंगे कि आपको, या तो आपको प्रोग्रेशन ही कंप्लीट करना है तो प्रोग्रेशन ही कंप्लीट कर लेंगे, और यदि आप कहें तो बीच में हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें कोई कुंडली जो बनी हुई है उसमें प्रॉमिसेस किस तरह से देखे जाते हैं और वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे समझे जाते हैं, इसको भी आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। ईश्वर आपकी मदद करें। धन्यवाद।